दोस्तों, काफ़ी समय से मैं आप सभी के लिए सीटेट की वीडियो नहीं ला पा रही थी। तो आज से डेली सेशन में इवनिंग में आप सभी के लिए ईबीएस और सीडीपी की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स के साथ वीडियो अवेलेबल होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। ऐसे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी सीडीपी की नोट्स एंड वीडियो, बहुत सारी ईवीएस की, हिंदी की और हिंदी पेडागोजी की वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। आज से एक महामैराथन क्लासेज के थ्रू मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ईवीएस की 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करा दूँ। ऐसे आप ओरली भी सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा और सुनते हुए कुछ नोट कर लेंगे तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो क्लास 3 की आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी पर ही आधारित है। पर्यावरण अध्ययन का ये टॉपिक है पार्ट 3 का, जिसमें जितने भी चैप्टर है उस सारे का संक्षेपण आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलेगा एक साथ एक वीडियो में। इससे बाहर सीटेट में कुछ पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सीटेट कभी भी अपने सिलेबस से बाहर कुछ पूछता ही नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या पीडीएफ पे है। एक पीडीएफ के माध्यम से मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप में एंड व्हाट्सएप ग्रुप में। आप अबाउट चैनल में जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो पे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले कि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालो वो सब आप सभी को मिल पाए। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा क्लास 3 का। ऐसे आप इस सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने सिलेबस को पढ़ा ही होगा एंड क्लास 3 की बहुत सारी ईवीएस की नोट्स भी पढ़ी होगी। लेकिन ये जो नोट्स है, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखते हुए आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप सबको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद क्या होगा, नोट करने से आप सभी को याद भी हो जाएगा एंड उसे आप 1-2 बार पढ़ भी सकते हैं। इसलिए चलते हैं मेन पॉइंट पे। हम सभी जानते हैं कि बच्चों के जो थीम है उसको कितने भागों में बांटा गया है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि हमारे ईवीएस के जो थीम है एनसीएफ के द्वारा वो कितनों भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये आप सभी के लिए एक पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला स्कूल जो होता है क्या है, हमारा परिवार होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि हमारे जो बच्चों का जो प्राथमिक स्रोत है, ज्ञान का जो प्राथमिक केंद्र है या प्राथमिक स्रोत है या प्राथमिक शिक्षक है। तो शिक्षक में तो माता आ जाती है, लेकिन ज्ञान का जो प्राथमिक केंद्र है और प्राथमिक स्रोत है उसमें हमारा परिवार आ जाता है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से ही सबसे पहले अपने वो परिवार में पलता है। उसके बाद जो द्वितीयक स्रोत होता है उसमें आते हैं विद्यालय। कभी कभी आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इनमें से बालकों के अध्ययन का द्वितीयक स्रोत क्या है, या फिर बालकों के ज्ञान के अर्जन का द्वितीयक स्रोत क्या है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रथम पार्ट अपना परिवार होता है और दूसरा क्या होता है, विद्यालय होता है। अब वहाँ पे ऑप्शन में आपको दे देगा मास मीडिया, विद्यालय, आस पड़ोस और परिवार। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि परिवार के बाद बच्चे आस पड़ोस में जाते हैं। नहीं, परिवार के साथ साथ ही बच्चे अपने आस पड़ोस में घूमते हैं, रहते हैं, सीखते हैं। लेकिन जब वो सेकेंड स्टेज में जाते हैं, एकेडमिक जो क्लास को ज्वाइन करते हैं, जहाँ से उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड शुरू होती है, चाहे वो विद्यालय गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो द्वितीयक स्रोत क्या हो गया ज्ञान का, विद्यालय हो गया। यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम अपने परिवार से ही सीखना शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे जब परिवार में जन्म लेते हैं, उस परिवार का जैसा माहौल होता है, जैसा वातावरण होता है, आसपास का परिवेश होता है, बच्चा उसी तरह का ज्ञान सीखना शुरू करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। बिल्कुल हर कोई अपने परिवार से बहुत करीब से जुड़े होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आप पढ़ोगे एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक तो आपको ये सारे पॉइंट मिलेगा, लेकिन बाकी अलग अलग चैप्टर से। लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि एक वीडियो में आप सभी के लिए क्लास 3 की सारी ईवीएस एक साथ ले आऊँ, जो इससे बाहर कुछ न छूटे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। हांगकांग के लोग सांप का खाना पसंद करते हैं, जिसे लिंगहुफेन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, लिंगहुफेन क्या है, तो आप कह सकते हैं आंसर में ये सांप का बना एक डिश है। डिश बोले तो एक सांप का बना हुआ एक मतलब भोजन है। ठीक है, मतलब भोजन में भी आप कह सकते हैं कि ये डिश कहने का मतलब है जैसे हम लोग पालक का कोई डिश बनाए, जैसे पालक पनीर, पालक कचौरी, उस तरीके से लिंगहुफेन एक नाम है जो बनता है किससे, सांप से। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। लिंगहुफेन
कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? दूसरा क्वेश्चन, तो आपका आंसर होगा हांगकांग के। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को अगर रिवर्स करता है कि हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, तो लिंगहुफेन। एकदम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग रिवर्स मतलब बैकवर्ड पढ़े या स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़े, सीधा पढ़े या उल्टा पढ़े, आंसर हमारा इसी लाइन से आएगा। सिंपल सा एक छोटा सा लाइन है कि हांगकांग के लोग साफ खाना पसंद करते हैं, जिसे लिंगहुफेन कहते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली या खाना बनाते हैं। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल समझेंगे। कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और सरसों का तेल क्या होता है, गर्म होता है, इसलिए वहाँ के लोग मछली या कोई भी खाना हो सरसों के तेल में खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे सरसों के तेल से जो होती है उनकी बॉडी को ज़्यादा गर्माहट मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। गोवा तथा समुद्र तटीय प्रदेश में नारियल के तेल में समुद्री मछली को बनाया जाता है। अब एक और पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। गोवा तथा समुद्र तटीय प्रदेश, समुद्र के साइड बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गोवा हमारा समुद्र साइड बसा हुआ है, इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं नारियल के तेल में समुद्री मछली या कोई भी मछली बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नारियल का तेल जो होता है ठंडा होता है और उस इलाके में नारियल की खेती बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो वहाँ के लोगों के लिए ये भी आसान हो जाता है। और सबसे पहला पॉइंट, वो समुद्र किनारे है और आपके दक्षिण राज्य में पड़ता है, इसलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ के लोग नारियल के तेल में बने मछली का खाना पसंद करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, केरल के लोगों के घर के आंगन में ही नारियल के पेड़ मिल जाते हैं तथा वहाँ के लोग उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। अब इस लाइन से कैसे क्वेश्चन बनता है सो देखेंगे। केरल के लोगों के घर के आंगन में ही नारियल के पेड़ मिल जाते हैं और वहाँ के लोग उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। पहला क्वेश्चन, टैपियोका कहाँ के लोग खाते हैं? तो केरल में। ठीक है, या फिर पूछता है किस राज्य में टैपियोका खाया जा सकता है, तो आप केरल राज्य भी बोल सकते हैं। अगर आपका दिशा पूछता है तो आप दक्षिण दिशा बोल सकते हैं। कहाँ नारियल की खेती जहाँ होती है, केरल में, या फिर आप दक्षिणी राज्य कह सकते हैं। उसके बाद कहाँ के घर के आंगन में नारियल के पेड़ मिल जाते हैं, तो केरल के। मतलब एक पॉइंट से हम लोग 3-4 क्वेश्चन बनाते हुए इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैंने झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अब इसलिए आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, मैंने झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। क्यों करती ये भी जानते हैं, क्योंकि उसकी पुतली फिक्स होती है, वो अपने गर्दन को घुमा नहीं सकती, अपने आँखों को घुमा नहीं सकती, इसलिए अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करते रहती है, जिससे उसे पता चले अगर कोई शिकारी आ रहा है तो उससे वो बच सके। क्यों करती है? क्योंकि उसकी पुतली, आँखों की जो पुतली होती है वो फिक्स होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना दिया जाए कि कौन सा ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री पे घुमा सकता है, तो ये उल्लू हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब पूरा राउंड आप एक सर्कल का जो लेते हैं वो उसका पूरा जो कवर करता है वो 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, यानी 360 डिग्री घुमा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पॉइंट हमारा क्या है। तोता आदमी की बोली की नकल कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछे, कौन ऐसा पक्षी जो आदमी की बोली की नकल कर सकता है, तो आपका आंसर होगा तोता। तोता क्या कर सकता है? तो आदमी की बोली की नकल कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसलिए मैं इसे बता रही हूँ बार बार आगे से पीछे क्वेश्चन बना करके, जो आप लोग इस वीडियो को अगर एक बार देख रहे हो तो सारी चीज़ कंप्लीट हो जाए एक साथ में, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो आप सभी का। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों एवं डिजाइन के होते हैं, जो उन्हें उनके उड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। बिल्कुल, हमारे हाथ पैर है और जिनका जैसा होगा उनका हाथ उनका पैर लंबा उसके हिसाब से होता है और उनके काम करने में मदद करते हैं। वैसे ही पक्षियों के जो होते हैं रंग और डिजाइन अलग अलग होते हैं और पंख जो होते हैं पक्षियों को उड़ने में, बॉडी को गर्म करने में, इस सब में क्या करता है? मदद करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। पक्षियों के पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। बिल्कुल, एक समय होता है, हर एक चीज़ का एक लाइफ फिक्स है। उसी तरीके से पक्षियों के पंख का भी एक ईयर होता है, जो उस समय तक वो रहते हैं और फिर एक समय के बाद क्या होता है? वो पंख झड़ जाते हैं, फिर नए पंख निकल आते हैं। आपने देखा होगा छिपकली को, उसकी पूँछ टूट जाती है, फिर से नए पूँछ निकल आती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। शिक्षक के अलावा भी व्यक्ति जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। शिक्षक के अलावा भी
व्यक्ति, यानी पुस्तक नहीं। आप यहाँ पे एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता है। शिक्षक के अलावा और भी व्यक्ति जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक पाठ्य पुस्तक ही मात्र एक स्रोत नहीं है। मतलब बच्चे क्या है, बच्चे में 3 तरह की शिक्षा देते हैं हम लोग, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। ठीक है, ये सब ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़े हैं तो वो चीज़ की भी वीडियो है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे एक तो एकेडमिक लैंग्वेज सीख रहे हैं, एकेडमिक में जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं आसपास के परिवेश से। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हमारे आसपास के परिवेश से ही सीखें। बच्चे जहाँ जाते हैं उन्हें लगता है कि ये हमारे उपयोग की चीज़ है और उसे वो सीख लेते हैं। भले उन्हें ये ना पता हो ये सही है या गलत, लेकिन सीखते ज़रूर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन है जो ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए भी चलती है। कहीं कहीं मेट्रो ज़मीन के ऊपर भी रहती है, कहीं कहीं मेट्रो नीचे रहती है। दिल्ली की घनी आबादी है, इसलिए दिल्ली में मेट्रो ट्रेन है जो ज़मीन के नीचे से चलती है। अब देखते हैं, ये सब चीज़ बहुत कॉमन पॉइंट है। हम लोग विदेश हवाई जहाज़ से जाते हैं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते, मतलब बन सकता है कि हम लोग विदेश कैसे जाते हैं, तो हवाई जहाज़ से जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। केरल में लोग अधिकतर नाव की सवारी करते हैं। केरल समुद्री राज्य है और वहाँ पे छोटी छोटी कामों को करने के लिए अधिकतर लोग किसकी सवारी करते हैं, तो नाव की सवारी करते हैं। शिमला में लोग टट्टू या घोड़े की सवारी करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकती है कि अधिकतर नाव की सवारी कहाँ के लोग करते हैं, तो आप वहाँ पे आपका आंसर होगा केरल, क्योंकि अगर अधिकतर वर्ड जुड़ जाता है तो शिमला में लोग टट्टू या घोड़े की सवारी करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि टट्टू या घोड़े की सवारी कहाँ के लोग करते हैं, तो आपका आंसर होगा शिमला के लोग। हम लोग आसपास साइकिल या रिक्शा से हम लोग चले जाते हैं। बिल्कुल, आसपास का अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप पैदल, साइकिल या रिक्शा से चले जाते हैं। गांव में लोग बैलगाड़ी चलाते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि कहाँ बैलगाड़ी की सवारी लोग करते हैं, शहर, गांव, गांव शहर, आसपास की बस्ती, तो आपका आंसर क्या होगा, गांव होगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों एवं उबड़ खाबड़ रास्ते पर लोग पैदल ज़्यादा चलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ट्रैवलिंग के लिए आप रिसोर्स अगर यूज करते हैं तो परेशानी आ जाती है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इसलिए पैदल ही चलना वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, लंबी दूरी के लिए आसान सवारी रेलगाड़ी है। बिल्कुल, रेलगाड़ी एक ऐसा चीज़ है जो पूरे भारत में, भारत ही नहीं बाहर भी आपको एक चैन से जोड़े हुए है सब चीज़ को, और आप वहाँ पे बिल्कुल कम किराए पे कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आता है, पॉइंट है, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का तरीका ब्रेल लिपि के माध्यम से होता है। बिल्कुल, कैसे पढ़ते हैं वो, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में क्या होती है, 6 बिंदु होती है जो उभरी हुई होती है, आप उसको छू कर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, जिसे हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ठीक है, लुइस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, एक पॉइंट आया यहाँ पे, तो वो फ्रांस के रहने वाले थे। जिनकी आंखें कितनी साल की उम्र में चली गई थी, तो 3 साल की उम्र में ही चोट लगने से खराब हो गई थी, और उन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। किसने, लुइस ब्रेल ने। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आई थिंक आप सभी का ये पॉइंट नहीं मिस होगा, और इस पर जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सभी का आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी सीखा जा सकता है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी लिपि है जो कंप्यूटर के द्वारा सीखा जाता है, जो मतलब जिसमें 6 बिंदु उभरी हुई होती है, तो आप कह सकते हैं ब्रेल लिपि है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। असम और पूर्वोत्तर राज्य में घर बांस के बने होते हैं, जो जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, और यह लकड़ी से भी घर बने होते हैं। जी हाँ, अब ये क्यों बनती है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बांस के घर कहाँ बने होते हैं जिसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट होती है, तो आप कह सकते हैं असम और पूर्वोत्तर राज्य में। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा बहुत होती है, जहाँ मेघालय एक प्रदेश है, वो जहाँ मौसम में सबसे अधिक वर्षा होती है। इस लाइन को अच्छे से समझेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा बहुत होती है, जहाँ मेघालय एक ऐसा एक प्रदेश है जहाँ मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में कहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, तो आपका आंसर होगा मौसिनराम। अगर पूछा जाए किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मेघालय। उसके बाद पूछा जाए कि किस दिशा पूछ दे, तो पूर्वोत्तर राज्य में।
एक लाइन से मतलब 4-5 क्वेश्चन हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे कहा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो एंड पीडीएफ के साथ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश के साथ बर्फ भी पड़ती है, ठीक है। तो आप और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर के उत्तर के राज्यों में स्नोफॉल इसे कहते हैं। देखिए बर्फबारी, बर्फ़े की जो बारिश होती है, बर्फ़ की जो बारिश हल्की हल्की फुहर की तरह एकदम रहेगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर के उत्तर राज्यों में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्नोफॉल कहाँ कहाँ होता है, तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। अगर ये राज्य नहीं हो तो आप वहाँ पे उसका आंसर नहीं लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पहाड़ी प्रदेश में जहाँ ठंडा पड़ती है वहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। जहाँ ठंड अधिक होगी वहाँ के मकान कैसे होंगे, तो पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पत्थर या लकड़ी के मकान बने कहाँ होते हैं, तो आप कह सकते हैं पहाड़ी प्रदेश में, या फिर जहाँ ठंड अधिक पड़ती है, ठीक है। भारत की राजधानी क्या है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि भारत की राजधानी कौन है। एक और क्वेश्चन आता है, इग्लू क्या है, तो बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बर्फ का घर कहाँ होगा, तो ठंडा प्रदेश में होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है। राजस्थान में बारिश कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है, ठीक है। राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी दीवारें बहुत मोटी होती है और इनकी छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की दीवारें कैसी होती है, तो बहुत मोटी होती है। और एक और क्वेश्चन बनता है कहाँ की छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है, तो आपका आंसर हो सकता है राजस्थान की, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाउस बोट यानी शिकारे नाव कहाँ चलती है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के किस झील में, डल झील में चलने वाली नाव है। शिकारे क्या है, तो नाव को कहते हैं। मतलब एक छोटा सा पॉइंट से हम लोग बहुत सारा पॉइंट निकालते हैं। झील को चार चिनारी कहते हैं। चार चिनारी किसका नाम है, झील का। झील को क्या कहते हैं, चार चिनारी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पहाड़ी प्रदेश में नदी को पार करने के लिए ट्रॉली, जो लकड़ी से बना झूला होता है, हम लोग उसकी मदद लेते हैं, ठीक है। ट्रॉली रस्सी के माध्यम से, जो सामान्यतः लोहे की होती है, और वो इस पहाड़ से उस पहाड़ में सरकने में क्या होता है, मदद करती है लोगों को। सामान्यतः नदी को पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं जो कि सीमेंट, ईंटों और लोहे से बने लोहे के सीढ़ियों से बनी होती है। राजस्थान में दिन में रेत खूब तपती है तो बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंच जाते हैं। ये क्लास 3 की ईवीएस थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 4 की ईवीएस की पॉइंट लाऊंगी, जो कि ऐसे ही आप सभी के लिए डिस्क्राइब किया रहेगा। वो वीडियो आपको कल मिलेगी, तो इस वीडियो को अच्छे से देख ले, नोट कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके आने वाले, जो हमारा सीटेट है आज 27 है, यानी 25 डेज में हम लोग सीटेट को कैसे क्रैक करें, उसके लिए आपको यहाँ पे वेल मेंटेड एंड वेल क्वालिफाइड नोट्स वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसे आप पढ़ करके 25 डेज में सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को देखिए और देखते हुए इसे नोट करने की कोशिश करें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और टेस्ट सीरीज भी आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं और बना सकते हैं। थैंक यू।